गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th हिंदी मीडियम पार्ट 2 उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज। विषय है आपका सामाजिक विज्ञान। अभ्यास कार्य। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इनमें से किस शताब्दी में आदिवासी लोग सबसे बुरी स्थिति में थे? सही उत्तर है आपका 19वीं शताब्दी। ख दिया है भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में पहला जनजातीय विद्रोह था। सही उत्तर है आपका खांसी। तीसरा, बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। सही उत्तर है आपका 1900 ईस्वी में। घ, छोटा नागपुर क्षेत्र में पहला जनजातीय विद्रोह था। सही उत्तर है आपका कोल्स का। दूसरा दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कई यूरोपीय और भारतीय लेखकों ने ब्रिटिश शासन के दिनों से आदिवासी की जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं को प्रकाश में लाने की कोशिश की। रिक्त स्थान में आएगा आदिवासी। ख, आदिवासियों की मूल सामाजिक इकाई गांव है। रिक्त स्थान में आएगा गांव। ग, छोटा नागपुर क्षेत्र का पहला विद्रोह बिरसा मुंडा द्वारा किया गया था। रिक्त स्थान में आएगा बिरसा मुंडा। घ, संथाल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र 1855 से 56 जुड़ा हुआ था। न, जनजातीय समुदाय भारत की बड़ी आबादी का गठन करते हैं। रिक्त स्थान में आएगा बड़ी। च, बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर क्षेत्र में 1857 में हुआ था। रिक्त स्थान में आएगा 1857। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, विस्तार से संथाल आंदोलन की व्याख्या करें। उत्तर देखिए। संथाल विद्रोह 1855-56 में बंगाल के निकट छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश अधिकारियों और जमींदारों और महाजनों के उत्पीड़न के खिलाफ था। सिंधु और कांदू भाइयों ने भागलपुर और राजमहल के बीच रेलवे संचार को भंग कर दिया। उन्होंने तलवारें और जहरीले तीरों से यूरोपियों और बंगालियों पर हमला करना शुरू कर दिया और कई अंग्रेजी रेलवे कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी। अधिकारी इस हमले का प्रतिशोध लेना चाहते थे। हजारों लोगों ने भागकर जंगलों में आश्रय ले लिया। 1856 तक ब्रिटिश सेनाओं के साथ घने जंगल में लगातार युद्ध होता रहा। अंग्रेजों को उनके खिलाफ लगातार सैन्य शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा। ब्रिटिशों द्वारा उनके ऊपर अमानवीय बर्बरता की गई। प्रश्न नंबर ख, बिरसा मुंडा की भूमिका का वर्णन करें। बिरसा मुंडा का जन्म 1857 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। आदिवासियों का गहन संघर्ष सहयोगी सरकारों को हटाने और उनके समर्थकों तथा जमींदारों के से छुटकारा पाने के लिए 1857 के बाद भी संघर्ष जारी रहा। 1878 में 21 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा ने नई विचारधारा को प्रसिद्ध किया। हिंदू के पवित्र विचार ने उन्हें प्रभावित किया। उसके प्रभाव में बड़ी संख्या में शिष्य बनते चले गए और बहुत जल्द वे भगवान के अवतार के रूप में एक नए भविष्यवक्ता के रूप में देखे जाने लगे, जिनके पास अलौकिक शक्तियाँ थीं। हजारों मुंडाओं के लिए उनका गांव तीर्थस्थान बन गया। ब्रिटिश बिरसा मुंडा की इस लोकप्रियता से सहज नहीं थे और उनमें घबराहट होने लगी। इसलिए उन्होंने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने का फैसला किया। लेकिन बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करना आसान नहीं था, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उनके साथ खड़े थे। 24 अगस्त 1895 को जब बिरसा मुंडा सोए हुए थे, अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और किसी को भी विरोध करने से पहले उन्हें रांची ले गए। जल्द ही उन्हें जनवरी 1896 को लंबे समय तक और प्रतिरोध की वजह से रिहा करना पड़ा। अकाल, अभाव और महामारी में लोगों की सहायता करने के कारण उन्हें सहानुभूति और समर्थन मिलने लगा। औपनिवेशिक प्रणालियों ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया। जनजातीय लोग उन पर गैर जनजातीय रूप से लागू करने को बर्दाश्त नहीं कर सके। इस विशेष लगाव ने उन्हें अपनी भूमि को गैर जनजातीय प्रमुख और ब्रिटिश अधिकारियों से विद्रोह और मुक्त करने के लिए मजबूर कर दिया। बिरसा मुंडा ने जनजातीय लोगों को अपना पूर्ण समर्थन दिया। उन्होंने एक युद्ध बल स्थापित करने की आवश्यकता को महसूस किया, इसलिए उन्होंने उन्हें बम, तीर और तलवारबाजी प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। बहुत तेजी से विभिन्न छोटा नागपुर क्षेत्र में विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। बिरसा मुंडा ने रात में गुप्त बैठकों को संबोधित किया और लोगों को अन्याय बर्दाश्त न करने के लिए प्रेरित किया। 1899 में क्रिसमस के अवसर पर मजबूत कार्रवाई करने की
अनुयायियों ने मिशन हाउस, ब्रिटिश निवास, न्यू जमींदार निवास और कई पुलिस स्टेशनों पर हमला शुरू कर दिया। जनवरी में 300 मुंडाओं ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और कुछ सिपाहियों की हत्या कर दी। अगला प्रश्न देखिए ग। ब्रिटिश शासन के तहत जनजातीय लोगों की आर्थिक स्थिति क्या थी? कई यूरोपीय और भारतीय लेखकों ने आदिवासियों के जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं को प्रकाश में लाने की कोशिश की। कुछ जनजातियां पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहती थी, जबकि कुछ अन्य ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्थानांतरित हो गई थी। वे छोटे घरों में रहते थे, जिनमें पेड़ के एक दल में 2 या 4 विपरीत पंक्तियों में व्यवस्थित अनियमित समूहों से जुड़ी अक्सर 1 और 2 कमरे वाली झोपड़ियां होती थी। आमतौर पर उनके घर पत्थर से बने या प्लास्टर फर्श, मिट्टी की दीवारों और छत होती थी। उन्होंने भेड़ों, बकरियों आदि जैसे मवेशियों को पाला। वे साप्ताहिक बाजारों से और छोटी व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को प्राप्त करते थे। वे शिकार, मछली पकड़ने, मवेशी पालन और कृषि जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का अभ्यास करते थे। घरेलू, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। वे आग की लकड़ी इकट्ठा करती थी, पानी लाती थी और घर पर साफ सफाई करती थी। अन्य कृषि गतिविधियां खरपतवार की सफाई, भूसी, बुवाई, खरपतवार कsyटाई और थ्रेशिंग आदि कार्य करती थी। पुरुष जंगल काटने, खरपतवार की निकासी और खेती के कार्य में भाग लेते थे। वह व्यक्ति जो उच्च पद पर आसीन थे, उनकी 2 पत्नियां होती थी। आय और मानव संसाधनों के मामले में 19वीं शताब्दी में आदिवासी समाज को जंगल के निवासी के रूप में जाना जाता है। आखिरी प्रश्न दिया गया है घ आपको। खासी और उनके आंदोलनों के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर देखिए। पहला जनजातीय विद्रोह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खासी का था। खासी एक प्रमुख जनजाति थी जिसने पूर्व में जयंतिया पहाड़ियों और पश्चिम में गारो पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। वे अपने पड़ोसी क्षेत्रों के ब्रिटिश सैनिकों की तरह ही शक्तिशाली थे। खासी के प्रमुख तिरहुत सिंह नोंगखला अपने देश से निम्न भूमि वाले अजनबियों को भगाना चाहते थे। यह विद्रोह 1829 से 1833 तक चलता रहा। नोंगखला में बड़ी संख्या में यूरोपियों और बंगाली लोगों की हत्या कर दी थी। उन्होंने यूरोपीय बस्तियों को जला दिया, सड़क निर्माण में कार्यरत अभियुक्तों को छोड़ दिया और असामी के राजनीतिक एजेंट श्री स्कॉट की तलाश में चेरापूंजी की ओर बढ़े। तिरुवत सिंह ने ब्रिटिशों को दूर करने के लिए झोट्स, सिंगेस जैसे अन्य जनजातियों से मदद मिली। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों के बीच एक बड़ा आतंक पैदा किया, इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने खासी के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की और खासी गांवों को एक दूसरे के बाद जलाने लगे। आखिरकार 1833 में तिरुवत सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब ब्रिटिश खासी के साथ लड़ाई में लगे थे, उसी समय एक और पहाड़ी जनजाति सिंथोस ने खुले रूप में विद्रोह शुरू किया। इससे खासी को मदद मिली। अब खासी और सिंथोस एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। इन 2 जनजातियों की लड़ाई ने असम की असंतोषजनक कुलीनता को अपनी स्वतंत्रता के लिए हमला करने का एक और मौका दिया। वे सभी एक साथ एकजुट हुए और अंग्रेजों के खिलाफ उठने के लिए अपने राजा के रूप में एक कुमार रूपचंद को चुना। उन्होंने असम में स्थित ब्रिटिश सैनिकों पर हमला किया, उनमें से एक प्रमुख हिस्से को खत्म कर डाला, लेकिन अंत में उन्हें अंग्रेजों के वरिष्ठ सैन्य उपकरणों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। लेकिन क्रोध और निराशा समाप्त नहीं हुई थी। अब भी सिंथोस योद्धा बदला लेने के मूड में थे और एक बार फिर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1839 में विद्रोह शुरू कर दिया और कर्नल को मार डाला। एक अन्य उत्तर पूर्वी जनजाति नागर ने 1844 में दीमापुर पुलिस चौकी के प्रभारी को विद्रोह कर मार दिया। इससे ब्रिटिश सेनाएं परेशान हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने में भी समय लगा। यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। अब आप इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।